हेलो गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, यानी रूसी क्रांति के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इसके कारण क्या रहे हैं, यानी इसके कॉजेज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जान लें तो जो रूसी क्रांति है वो 1917 में हुई है और इसके तीन मुख्य कारण थे: आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। हम एक एक करके इन पे बात करेंगे कि ये तीन कारण इसके कैसे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लें कि रूस में जो है वो जार शासकों का मतलब एक प्रकार से नियंत्रण था। ठीक है, यहाँ पर अगर वंश की बात पूछी जाए कि कौन से शासक थे, तो यहाँ पर जार शासक थे। तो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक जो कारण रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे इस क्रांति के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है रूस में आर्थिक अवस्था कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे, यानी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो सबसे पहले हम जो है वो कृषि की बात करने वाले हैं, यानी एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 90% लोग जो थे वो रूस में वो कृषक थे, यानी 90% लोग जो थे वो कृषि के कार्य में ही लगे हुए थे। ठीक है, लेकिन समस्या क्या थी, किसानों की क्या समस्या थी? पहली उनकी समस्या थी निर्धनता। ठीक है, कि जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मतलब वहाँ पर उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी, बहुत ज़्यादा गरीब थे किसान। और उनकी गरीबी का जो कारण था वो था कर। ठीक है, उनकी गरीबी का कारण क्या था? कर। मतलब सरकार ने किसानों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखा था और जो कुलीन वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, उन पर टैक्स बहुत ही कम लगा रखा था। ये मेन कारण जो हम एक प्रकार से करें, ये जो है वो हर किसी भी देश में हमें मिलता ही है। या हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लें तब भी हमें देखने को मिलता है, हम भारत की बात कर लें तब भी हमें देखने को मिलता है कि जो कर की समस्या है वो कृषकों पर बहुत ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर जो कर है वो साधारण जनता, जो गरीब लोग हैं, उन पे ही लगाया जाता है और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो उस कर को चुका सकते हैं, बेसिकली उनके ऊपर कर बहुत ही कम लगाया जाता है। तो किसानों की पहली समस्या थी कि उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिस वजह से वो जो है वो निर्धनता में ही रह जाते थे, तो टैक्स वो चुका ही नहीं पाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक और कारण था कि यहाँ के जो लोगों के खेतीबाड़ी करने के जो साधन थे वो बहुत ही पुराने थे। ठीक है, अगर अच्छे साधन होते खेतीबाड़ी करने के तो वो अच्छी कृषि कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो साधन अच्छे नहीं थे। इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि अगर सरकार किसी तरह का कोई इंटरेस्ट दिखाए, उसमें सरकार किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करे कि सरकार को हो कि ठीक है वो नई नई तकनीकी लेके आए, नए नए औजार लेके आए और जो किसान हैं उनको फ़ायदा दे। ठीक है, जैसे कि हम भारत की बात कर सकते हैं, जब हमारे यहाँ पर एक बार से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब भारत सरकार ने इसमें अपना जो है वो योगदान दिया था। तो इस तरह का ही सरकार इंटरेस्टेड ही नहीं थी बिल्कुल किसी भी चीज़ में। इस वजह से वहाँ के साधन बहुत पुराने थे, जिस वजह से कृषि अच्छे से नहीं हो पाती थी। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था। दूसरा था, खुद जो कृषक थे वो भी साधनों को डेवलप करने में इच्छुक नहीं थे। इच्छुक इसलिए नहीं थे क्योंकि जो लोगों के पास जो भूमि होती थी, जो कृषकों के पास वो भूमि उनकी खुद की नहीं होती थी, मतलब वो उनका अपना उस पर भूमि पर उनका अपना स्वामित्व नहीं होता था। पूरी जो भूमि थी उसका स्वामित्व जो है वो कई तरह की जो प्रबंधन समितियां थी उनको जो है वो सारा भूमि का प्रबंधन भूमि प्रबंधन समितियों को दे रखा था। ठीक है, ग्राम समितियां थी, प्रबंधन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रबंधन ग्राम समितियां। अब तो इसीलिए जो कृषक थे उनका बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि वो किसी तरह के भूमि में सुधार करें या फिर नए नए साधन लेके आएँ, क्योंकि उनको पता था कि ये जो भूमि है जिस पर वो खेती कर रहे हैं वो उनकी नहीं है, वो उसके स्वामी नहीं है। क्योंकि स्वामी जो भूमि के थे वो तो जो ग्राम प्रबंधन समितियाँ होती थी, ठीक है, प्रबंधन ग्राम समितियाँ, उनको सारा हक दे रखा था, सारी भूमि वगैरह वही देखा करते थे, इसलिए लोगों का उसमें वैसे इंटरेस्ट नहीं था। तो ये अगर हम बात करें तो कृषि एग्रीकल्चर के हालात रूस में इस तरह से थे कि कृषक जो थे वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो निर्धनता और भूखमरी से तड़फ रहे थे। और इसलिए तड़फ रहे थे क्योंकि सरकार ने उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था। सरकार मीन्स टू वहाँ शासक थे, मैंने आपको बताया पहले कि वहाँ पर जो है रूस में जार शासक थे। ठीक है,
तो उन शासकों ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था जिसको वो चुका नहीं पाते थे, और एक प्रकार से अगर वो किसी से कर मतलब एक प्रकार से ऋण लिया करते थे तो उस ऋण के जाल में फंस के रह जाते थे। जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे उन्हीं के पास ज़्यादा भूमियाँ हुआ करती थी, ये भी इसमें एक बड़ी समस्या थी। ज़मींदार लोग, ठीक है, ज़मींदार ज़्यादा वो करते थे। फिर साधन इतने अच्छे नहीं थे कि ज़्यादा उत्पादन हो, और ज़्यादा उत्पादन हो तो वो टैक्स चुका पाए। साधन अच्छे नहीं थे, तकनीकी अच्छी नहीं थी, सरकार भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, और लोग खुद इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो खुद भूमि के स्वामी नहीं थे। इस वजह से जो है वो कृषि के हालात जो थे वो वहाँ पर सही नहीं थे, और जो ज़मींदार लोग थे उनके पास ही ज़्यादातर भूमि थी, और जो छोटे कृषक थे वो बड़े ज़मींदारों की भूमि पर जाके जो है एक तरह से वहाँ पर मजदूरी किया करते थे। ठीक है, तो ये थी वहाँ पर कृषि की हालात रूस में। तो दूसरे उस पर हम बात करें आर्थिक उसमें, तो उद्योगों की, जैसे कृषि में लोग जो परेशान थे, जो कृषक थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वैसे ही हालात जो थे रूस में उद्योगों में भी थे। ठीक है, उद्योगों में भी जो बहुत बुरे हालात थे कि मजदूरों को कम से कम वहाँ पर 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था ज़बरदस्ती। ठीक है, और इतने काम करने के बाद भी उनको जो मजदूरी मिलती थी वो बहुत ही कम मजदूरी मिला करती थी। ठीक है, मजदूरी कम मिलती थी, और ऊपर से जो मजदूर थे उनको एक तरह के जो है वो गंदी बैरकें थी, उन्होंने कुछ बैरकें बना रखी थी जहाँ पर जो उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनको उन बैरक में रखा जाता था, और जैसे मान लो जी काम करने के बाद उनको भेड़ बकरियों की तरह उन बैरक में ले जाके जमा कर देना, उसके बाद सुबह उनको वहाँ से उठाकर काम पे ले जाना। ठीक है, और ऊपर से उनसे 12 से 15 घंटे काम करवाना, मजदूरी बहुत ही कम देना, और किसी तरह की उनको कोई सुविधाएं भी नहीं प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, सुविधाएं भी उनको किसी भी तरह की नहीं थी। अगर किसी का मान लो काम करते हुए एक्सीडेंट से किसी की मौत हो जाती है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं था, कोई किसी को नहीं पूछता था। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात थी कि लोग किसी भी, जो मजदूर थे, किसी भी तरह का जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते थे, किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर यही बड़ी समस्या थी कि अगर वो विरोध करने के लिए किसी तरह का संघ बनाए तो संघ बनाने की कोई मजदूरी उनको नहीं थी। ठीक है, दूसरा था कि उनको अगर वो हड़ताल करना चाहें तो वो हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे, किसी भी तरह का कोई संघ बनाते थे या हड़ताल करते थे, तो इस पे क्या कहता है कि सरकार ही उनको जो है वो दंड दे दिया करती थी। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जो सरकार थी बेसिकली एक प्रकार से ये मान लो अमीर लोगों के पक्ष में थी। जो राजा था, क्योंकि उसको यही होता है कि हर हम देश में देखते हैं कहीं भी है तो जो अमीर लोग हैं वो राजा के चमचे बने होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो मजदूर लोग ना ही संघ बना सकते थे, ना ही किसी तरह की कोई हड़ताल कर सकते थे, ना ही वो किसी भी तरह का वेतन बढ़ाने के लिए कोई भी मांग नहीं कर सकते थे। वेतन बढ़ाने के लिए कोई भी मांग करने की उनको आज्ञा भी नहीं थी। ठीक है, और एक प्रकार से जो स्त्रियां होती थी, बच्चे होते थे, उनको ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। उनको तो जो पुरुष मजदूर थे उनसे भी कम वेतन दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो मजदूर थे वो बहुत ही बुरे हालात में थे कि एक तो पूरा दिन वो काम करें, उसके बाद उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, गंदी बैरक में उनको ठहराया जाता था, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, और वहीं उनकी मौत हो जाती थी तब भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था, और ना ही उनकी कोई सुनवाई के लिए सामने आता था, ना सरकार आती। सरकार तो अगर उनकी हड़ताल करने पर उन पर जोर ज़बरदस्ती से जो है वो और उनको दबा दिया करती थी। इस तरह से जो मजदूर वर्ग था, ठीक है, जो उद्योगों में काम कर रहे थे, उनके दिल में भी बहुत एक प्रकार से विद्रोह की भावना थी। जैसे कृषक जो परेशान थे उनके दिल में विद्रोह की भावना थी, वैसे ही मजदूर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो भी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी तरह से जो भी शासक थे उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। लेकिन अगर कोई भी सरकार के विरोध में जाता था तो उसको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती, तो इसलिए कोई सरकार का विरोध भी नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये थी आर्थिक अवस्था। अब हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक अवस्था के बारे में। तो सोशल कंडीशन में हम लोग सबसे पहले कृषक वर्ग की बात करेंगे। आर्थिक कंडीशन में वैसे मैंने आपको बता दिया कृषक वर्ग के बारे में, लेकिन हम फिर से बात थोड़ी सी इसमें और डिटेल में बात करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूस में 90% लोग जो थे वो कृषि के कार्य में लगे हुए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि जो ज़्यादातर कृषक थे वो मजदूर थे, यानी जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, ये उनकी खेती, उनकी जो भूमि थी उस पे जाकर जो है एक प्रकार से अपना काम किया करते थे। ठीक है, और वहाँ से अपना निर्वाह किया करते थे।
और इसमें ये शर्त थी कि वो भूमि को छोड़कर भी नहीं जाते थे। ठीक है, जो कृषक मजदूर थे, ज़्यादातर कृषक मजदूर थे। दूसरा था कि वो उस भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते थे जहाँ वो काम कर रहे थे जमींदार के अंडर। ये नहीं है कि आप जमींदार के अंडर काम कर रहे हो और आप परेशान हो गए तो जो मर्जी छोड़ के चले जाओ। इस तरह का वहाँ किसी तरह का कि लोगों को, जो कृषक थे, उनको अलाउ नहीं था कि आप भूमि पे काम कर रहे हो, आप छोड़ के बीच में नहीं जा सकते हो। और किसी भी तरह इन जो कृषक थे, इनको किसी भी तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं थी। मतलब एक प्रकार से है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आज़ादी की स्वतंत्रता, किसी भी, इनको कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। यानी एक प्रकार से दास बनकर ये लोग वहाँ पर रह रहे थे और इनकी अपनी कोई भी मर्जी वहाँ नहीं चलती थी। जो भी बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, उन्हीं की मर्जी जो है इन पे थोपी जाती थी और इस प्रकार से इन पे बहुत बुरी तरह से दासता थोपी गई थी। लेकिन जार शासकों में से ही हम अलेक्जेंडर द्वितीय की बात करें। अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस दासता को ख़त्म करने के लिए एक नियम बनाया था। ठीक है, एक मिनट में अलेक्जेंडर द्वितीय का नाम लिख देती हूँ। अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो है वो 1861 में एक नियम बनाया जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि कृषक दासों को दासता से मुक्त कर दिया गया। जो कृषक दास हैं, मतलब अब उनको कोई अपना दास बना के नहीं रख सकता है, जो बड़ी जमींदार पहले ऐसा किया करते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ी ये थी कि इस कानून में भी बाद में ये किया गया कि बोला गया कि जो कृषि योग्य जो भूमि है उसका 50% भाग जो ग्राम समितियां हैं उन्हीं को दे दिया। अब ग्राम समितियों को दे दिया तो ग्राम समितियों में क्या था कि जो बड़े बड़े परिवार थे वही ग्राम समितियों की मुखिया हुआ करते थे, वही इसकी देखभाल करते थे। तो फिर भी ग्राम समितियों में भी वो मजदूर बन के ही काम कर रहे थे कृषक। तो ये बहुत बड़ी समस्या की थी। जो कृषक वर्ग था, एक तो छोटे छोटे किसानों के पास भूमि नहीं थी, इसलिए मजबूरन उनको बड़े भूस्वामियों के वहाँ पर खेती करनी पड़ती थी और उसमें भी उनको बहुत बुरी तरह से दास बना के रखा जाता था। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या थी कृषक वर्ग के साथ में। आगे हम बात करने वाले हैं कि कुलीन वर्ग भी इसमें था और उसके क्या क्या इसमें कंडीशंस थी। तो कुलीन वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो रूस में जो कुलीन वर्ग था उसमें बड़े बड़े जो जमींदार थे या जो पादरी लोग थे वो कुलीन वर्ग में शामिल किए जाते थे। यानी वो जमींदार जिनके पास बहुत बड़े पैमाने पर भूमि है, जिस पर वो छोटे छोटे कृषकों को रखकर मजदूरी करवाते हैं। और पादरी, क्योंकि पादरी जो थे एक प्रकार से धार्मिक रूप से राजा भी उनसे जुड़े हुए थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे या कोई भी कुलीन वर्ग के लोग थे वो पादरी वर्ग से वैसे ही जुड़े थे। तो पादरी वर्ग का जो स्थान था वो रूस में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए पादरी वर्ग जो थे वो राजा के दरबार में रहना, इस प्रकार से उनको काफ़ी ज़्यादा उपहार वगैरह मिलते थे। और पादरी वर्ग जो था वो भी बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अपने पास रखता था। तो कुलीन वर्ग में जो है वो इन्हीं को शामिल किया जाता था। ठीक है, इन दोनों के पास में देश की कृषि का जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसका 1/5 भाग तो इन्हीं लोगों के पास था। यानी देश में जो जितनी भी कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य भूमि का 1/5 भाग यही रखते थे। ठीक है, यानी बहुत बड़े भाग पर इनका अधिकार था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जब रूस में जैसे ज़्यादा अनाज वगैरह उगने लगा, ज़मींदारों के पास ज़्यादा भूमि हुआ करती थी, ज़्यादा भूमि पर ज़्यादा अनाज उगा लिया करते थे। तो इस अनाज को वो विदेशों में बेचते थे। ठीक है, विदेशों में बेचकर वो काफ़ी ज़्यादा धनी होने लगे, विदेशी मुद्रा उन लोगों के पास में आने लगी। ठीक है, और इस तरह से वो और ज़्यादा धनी होने लगे, उनके पास जितने भी ऐश्वर्य की जो चीज़ें थी वो जमा होने लगी। ठीक है, वो शानदार महलों में रहा करते थे। मतलब वो ये उनके पास हर चीज़ जो थी वो उपलब्ध थी, ऐशो आराम की हर एक चीज़ उपलब्ध थी उनके पास, महलों में रहते थे। ठीक है, इस तरह से और कई तरह से लोग ऐसे थे ये कि अलग अलग तरह से रंगरलियाँ वगैरह मनाना, इस तरह की चीज़ें करना, कोई इस तरह से सभाएं आयोजित करना जिसमें बड़े बड़े गायकों को बुलाना, इस तरह से एंजॉय किया करते थे क्योंकि बेशुमार पैसा था इन लोगों के पास। और दूसरा अगर हम इनकी बात करें तो इन पर कर लगता नहीं था, तो ये सबसे बड़ी बात थी। और समाज में इनका बहुत ही ऊंचा स्थान माना जाता था क्योंकि पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा था। पर इसमें रोचक बात ये थी कि इसमें जो धनी लोग थे, दूसरा इसमें था कि जो कुलीन वर्ग था उसमें ये काफ़ी ऐशो आराम से रहा करते थे। लेकिन जो शासक थे, वहाँ के जो राजा थे, रूस के ज़ार,
वो इनको शक की नज़र से देखा करते थे, ठीक है, और इसलिए वो उनको राज्य में उच्च पद नहीं दिया करते थे, ठीक है, उच्च पद उनको नहीं दिया करते थे, क्योंकि उनको उन पर शक होता था, क्योंकि जिस तरह से वो विदेशों से अपना व्यापार करके जिस तरह से ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ज़ार को मंजूर नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि वो उनके इस तरह से थोड़ा बहुत नियंत्रण से बाहर निकल जाते थे, इसलिए उनको शक की नज़र से देखते थे और किसी तरह का उच्च पद उनको नहीं दिया करते थे, ठीक है। तो ये सामाजिक में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्था उस टाइम थी रूस में जब क्रांति हुई थी। तो अगले पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर रूस में जो है वो विभिन्न नस्ल के और विभिन्न धर्मों के लोग रहा करते थे, ठीक है, अलग अलग नस्ल के लोग थे और अलग अलग धर्मों के लोग थे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ रूस में पॉल, फिन और जर्मन लोग रहा करते थे। रूसी तो थे ही, अगर रूस हैं तो रूसी तो थे, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या रूसी लोगों की ही थी, लेकिन इनके अलावा भी वहाँ पर पॉल, फिन और जर्मन लोग रहा करते थे, ठीक है। और जो पॉल, फिन और जर्मन लोग थे वो पश्चिमी सभ्यता को मानते थे, ठीक है, जैसे जो पश्चिमी जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी कल्चर है या फिर उनकी जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये उसको मानना चाहते थे, जैसे संवैधानिक सरकार हो, लोगों को अधिकार मिले हुए हों, सरकार जो है वो तानाशाही ना हो। लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो तो पूरी तरह से तानाशाह थे, अपने आप के पास मानते थे कि उनके पास दैवीय अधिकार हैं। तो ये जो पॉल, फिन, जर्मन लोग थे ये इस चीज़ के विरोध में थे और इसीलिए यहाँ के जो राजा थे वो इनको खतरनाक मानते थे अपने लिए और उनको कुचल देना चाहते थे भी, कैसे भी इन लोगों को यहाँ से ख़त्म करो, ठीक है। बाद में मैं आपको बताऊंगी भी यहाँ पर रूसीकरण की एक नीति चली, ठीक है, जो उनका जो जार निकोलस द्वितीय है उसने यहाँ पर रूसीकरण की नीति भी चलाई, क्योंकि वो जो पॉल, फिन और जर्मन के लोग थे इनको अपने लिए सही नहीं मानते थे। उनको ये था कि इनके बातों में आकर जो है वो हमारे लोग भी विद्रोह कर देंगे, ठीक है, तो कोई भी राजा ऐसा नहीं चाहता उनके खिलाफ विद्रोह हो, इसलिए इन्होंने रूसीकरण की नीति चलाई थी। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अगर धर्म की बात करें तो रूसी जो लोग थे वो यूनानी चर्च को माना करते थे, ठीक है, जो पॉल लोग थे वो रोमन कैथोलिक को मानते थे और जो जर्मन और जो फिन लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को माना करते थे। तो धार्मिक रूप से भी ये लोग बिल्कुल अलग थे, इसलिए जो वहाँ के राजा थे वो चाहते थे कि सारे लोग जो है वो रूसी हो जाएं और एक ही धर्म यूनानी चर्च को ही माना जाए और किसी भी तरह से जो दूसरे यहाँ नस्ल के लोग रहते हैं वो अपने जो विचार हैं वो हमारे देश में ना लेकर आए। कहने का मतलब ये था कि राजा कभी नहीं चाहता था कि लोग जो है वो हम उनके खिलाफ विद्रोह कर दें, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इसके खिलाफ भी यहाँ के राजाओं ने जो है वो अपना कदम उठाया था। तो हम इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, जिसमें हमें यहाँ के राजाओं के बारे में बात पता चलेगी कि यहाँ के राजा किस किस तरह की सोच रखते थे और क्या क्या वो कदम उठाते थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में। यहाँ की राजनीतिक अवस्था कैसी थी रूस की जब यहाँ पर क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ के राजाओं की बात कर लें तो यहाँ के राजा जो थे वो पूरी तरह से निरंकुश राजा थे और यहाँ पर शासक था, जार शासक थे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें से 3 मुख्य शासक थे। अलेक्जेंडर द्वितीय जो कि 1858 से 1881 तक रहा है जिसका शासनकाल। फिर अलेक्जेंडर तृतीय 1881 से 1894 तक जिसका शासनकाल रहा है। उसके बाद आता है निकोलस द्वितीय जो कि 1894 से 1917 तक रहा है। यही वो राजा है जिसके काल में यहाँ पर जो है वो क्रांति हुई थी निकोलस द्वितीय के शासन में, ठीक है, क्योंकि 1917 में क्रांति हुई थी तो निकोलस द्वितीय के शासनकाल में ही जो है वो यहाँ पर क्रांति होती है। तो हम यहाँ के राजाओं की अगर विशेषताओं के बारे में बात कर लें कि ये थे कैसे नेचर के, तो सबसे पहले नेचर तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये पूरी तरह से निरंकुश थे। बाकी ये लोग जो थे यहाँ के जो राजा थे वो दैवीय अधिकारों की बात करते थे, ये मानते थे और लोग पूरी जनता को भी ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि इन लोगों के पास दैवीय अधिकार हैं, यानी एक जो भगवान है, ठीक है, गॉड जो है उनकी तरफ से ये यहाँ पर अधिकार जो है वो एक प्रकार से शासन करने आए हुए हैं, ठीक है, और ये जो है वो अपनी शक्तियों पर किसी भी तरह का आघात सहन नहीं कर सकते थे। यानी विरोध की बात तो आप पूरी तरह से भूल जाओ, आप राजा का विरोध किसी भी तरह से नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत ही बुरा दंड दिया जाएगा, एक प्रकार से मृत्युदंड ही मान लो, ठीक है, तो आप इसका विरोध नहीं कर सकते थे। और बाकी ऐसा था कि एक मंत्री परिषद भी इन लोगों ने रख रखी थी, ठीक है, मंत्री परिषद। लेकिन मंत्री परिषद ये लोग अपने आप से उस मंत्री परिषद का जो है वो जितने भी सदस्य होते थे एक प्रकार से
ऐसा था कि काम करने के लिए, देश के जो भी राजनीतिक काम थे वो करने के लिए उन्होंने मंत्री परिषद रखी हुई थी, पर जो इसके सदस्य थे उसको राजा ही नियुक्त करते थे। तो राजा अपनी पसंद के लोगों को, जो उनकी चापलूसी करते थे, उन्हीं लोगों को मंत्री परिषद में रखते थे। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे या जो अवेयर थे उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे वो। ठीक है, दूसरा ये था, तो इसी प्रकार से जो मंत्री परिषद के जितने सदस्य होते थे वो राजा के प्रति वफादार होते थे। ठीक है, कुछ भी कर लो, उन्होंने किसी की नहीं सुननी है, बस राजा के प्रति वफादार रहना है। ठीक है, और कानून की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कानून बनाने के लिए कोई भी संस्था नहीं थी। कानून क्या होते थे, जो भी राजा ने अपने मुंह से निकाल दिया, कुछ भी कह दिया उसने, तो वही कानून है। कानून बनाने के लिए कोई भी संस्था नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से था कि राजा ही कानून था। ठीक है, राजा की इच्छा ही शासन थी। जो राजा ने कह दिया, जैसा कह दिया, आपने अपनी आंखें बंद करके, कान बंद करके वैसे ही चलना है। और अगर आपने किसी भी बात पर जो है उसका विरोध करने की कोशिश की तो आपको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। इस तरह से तो वहाँ पर जो है बुरे तरह से काम किए जाते थे। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो जो राजा लोग थे उन्होंने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे ना, जैसे अगर हम लोग बात कर लें, स्कूल हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी विश्वविद्यालय थे, तो हर किसी पे जो है वो राजा का ही नियंत्रण रहा करता था। यानी वो हर तरह से इन पर नज़र रखते थे कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, टेक्स्ट बुक वगैरह सब पे, क्योंकि उनको ये रहता था कि स्कूल में लोग उनको जो है किसी तरह का, जो बच्चे हैं उनके दिमाग में राजा के विरोध करने की कोई भावना ना जागृत कर दें, या फिर उनको जो पश्चिमी विचारक हैं, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स हैं, इस तरह के जो विचारक हैं, रूसो हैं, उन विचारकों के विचार इन लोगों तक कैसे भी ना पहुँचे, तो इसलिए टेक्स्ट बुक पर पूरी नज़र रखी जाती थी। ठीक है, और स्कूल विश्वविद्यालय उस पर पूरी तरह से नज़र रखी जाती थी। जो भी समाचार पत्र वगैरह थे, ठीक है, उसमें क्या छपता था वो भी, उस पर भी पूरी नज़र रखी जाती थी। यानी समाचार पत्र पर सेंसरशिप उन्होंने लगा रखी थी। हर चीज़ पे देखा जाता था कि किसी भी तरह का जो है वो विरोध ना लोगों के मन में राजा के प्रति आ जाए। और आप किसी भी तरह का वहाँ पर जो है वो संघ नहीं बना सकते थे, ना ही विद्यार्थी बना सकते थे, ना कोई मजदूर बना सकते थे, कोई भी लोग मिलकर किसी भी तरह का कोई संघ नहीं बना सकते थे। आप विरोध नहीं कर सकते। विरोध करने पर, अगर विद्यार्थियों ने भी विरोध किया तब भी उनको बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने हर चीज़ पर अपना नियंत्रण वहाँ पर बना रखा था। एक प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रियावादी और दमन की नीति, यहाँ के राजाओं ने पूरी तरह से दमन नीति को अपना रखा था कि कोई भी जो है वो सरकार का विरोध ना कर पाए, यानी उन राजाओं का विरोध ना कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब बात कर लेंगे, इन राजाओं ने एक और पॉलिसी चलाई थी, वो थी रूसीकरण। उसके बारे में भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो रूसीकरण की जो नीति थी, जिसको इंग्लिश में रूसीफिकेशन कहते हैं, इस रूसीकरण का जो है एक नारा था, वो था एक जार, एक धर्म और एक भाषा। ठीक है, इसमें इस नीति को जो है वो मेन रूप से अलेक्जेंडर द्वितीय ने शुरू किया था। ठीक है, और इस नीति का मतलब ये था कि जो ये शासक थे वो कहते थे कि साम्राज्य में रहने वाली जो गैर रूसी जातियां हैं वो अलग तरह के धर्म को मानती हैं, उनके विचार अलग हैं, इसीलिए ये हमारे देश के लिए खतरा हैं। ये जो राजा है ये उसके लिए खतरा है, इसलिए ये इनको ख़त्म कर देना चाहते थे। और इसलिए इन्होंने एक जार, एक धर्म और एक भाषा का जो है वो नारा लगाया। और इन्होंने हर चीज़ में जो है वो जो रूसी जो कल्चर था उसको थोप दिया, रूसी भाषा को थोप दिया। उन्होंने बोले जो सरकारी नौकरी अगर कोई लेना चाहता है तो वो जो है वो हर चीज़ जो है वो रूसी भाषा में होगी। ठीक है, और इस प्रकार से जो फिन और जो पॉल लोग थे या जो जर्मन लोग थे, जो दूसरी भाषा बोला करते थे या दूसरा धर्म फॉलो करते थे, उन लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा कष्ट जो है वो सहन करने पड़े। सबसे पहले जो फिनलैंड था, ठीक है, ये पहले रूस में ही था। ठीक है, तो जो फिनलैंड के लोग थे, सबसे पहले इन लोगों ने इन लोगों पर जो है वो शुरुआत की। यानी जो फिनलैंड के जो प्रदेश थे वो सारे जो है वो रूस में मिला दिए गए। ठीक है, ये फिनलैंड के सारे प्रदेश रूस में मिला दिए गए। और फिनलैंड की जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, फिनलैंड की पार्लियामेंट को सिर्फ जो है उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, फिनलैंड की जो संसद थी उसके सारे अधिकार छीन कर उसको एक परामर्श देने वाली संस्था के रूप में ही उन्होंने छोड़ दिया। तो सबसे पहले इन्होंने फिनलैंड को बर्बाद किया अपनी रूसीकरण की नीति के अकॉर्डिंग। उसके बाद इन्होंने जो पोलैंड, जो पॉल लोग थे जो कि पोलैंड के थे, उनके ऊपर भी उन्होंने रूसी भाषा जो है वो थोप दी। उनके लिए भी ज़रूरी कर दिया कि कोई भी सरकारी जॉब है, कुछ भी है, या सरकारी कोई भी काम होगा तो वो रूसी भाषा में ही होगा। ठीक है,
और इन्होंने जो जर्मनी के जो भी लोग थे, जर्मनी में जो भी कोई स्थान थे उनका नाम भी जो है वो, जर्मनी के स्थानों का नाम भी इन्होंने रूसी भाषा में चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारे भारत में आपको पता है यूपी में ये हुआ है कि जो नाम या फिर हम अंग्रेज़ों के टाइम के थे या फिर मुग़ल वंश के टाइम के थे, तो उनको चेंज करके जो है वो चेंज किया जा रहा है ना। तो उस हिसाब से इन्होंने भी यही किया इन शासकों ने कि जो जर्मनी के जो प्रदेश थे जिनके नाम जो है वो जर्मनी भाषा में लिखे हुए थे, उनको जो है वो उन स्थानों का नाम जो है वो रूसी भाषा में चेंज किया जाने लगा। ठीक है, तो ये उन लोगों को, जर्मनी के लोगों को बिल्कुल नहीं भाया, बट वो कर क्या सकते थे। बाकी जो इनकी शिक्षा की जो संस्थाएं थी उसमें भी जो है वो रूस का कल्चर प्रमोट किया गया। जो रूसी भाषा थी, रूसी भाषा को वहाँ पर अनिवार्य बना दिया गया कि एजुकेशन आप जो है वो रूसी भाषा में ही देंगे। ठीक है, और इन लोगों के लिए जो जर्मनी या जो फिन या पॉल लोग थे उनके लिए इन्होंने कुछ अबाउट कोई हम कह सकते हैं इन्होंने 15 ज़िले निश्चित कर दिए थे कि आप इन 15 ज़िलों में ही रह सकते हो, यहीं घूम फिर सकते हो, इन ज़िलों से बाहर आप ना बस सकते हो ना आप घूम फिर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए और उनके जितने भी अधिकार थे, जैसे कोई भी राजनीतिक अधिकार थे जो थोड़े बहुत उनको मिले हुए थे, वो उनसे अधिकार भी छीन लिए गए। रूसी लोगों को तो दिए गए कुछ अधिकार जो लोगों को मिले हुए थे, पर इन बाकी लोगों से सारे अधिकार जो है छीन लिए गए। और अगर हम एजुकेशन में बात करें तो इन सब लोगों से जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है, इसका अधिकार भी इन लोगों से छीन लिया गया कि आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हो। तो इन्होंने रूसीकरण की नीति के अकॉर्डिंग जितने भी जो दूसरे नस्ल के लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, उनके सारे अधिकार छीन लिए, उनको कुछ ही जिलों में लिमिटेड कर दिया गया कि आप यहीं रह सकते हो, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया इस रूसीकरण की नीति के अकॉर्डिंग। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो राज्य विरोधी शक्तियां जो है वो उदय उनका होने लगा। क्योंकि देखो कहीं भी अगर अत्याचार होगा तो कितना भी वो अत्याचारी रोक ले, लेकिन राज्य उनका विरोध करने वाली शक्तियां जो है वो आगे सामने आ ही जाती हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने भारतीयों को कितना ज़्यादा दबाया, धमकाया, कितने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी जो सारे भारतीय थे उनकी अत्याचार के बावजूद भी उनके खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। इसी तरह यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ के जो ज़ार शासक थे, चाहे कितने भी अत्याचारी थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका विरोध करने के लिए सामने आए। तो हम उदारवादी गुटों की बात करते हैं। अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में उन्होंने संवैधानिक लोकतांत्रिक एक पार्टी बना ली। ठीक है, और इस पार्टी में उद्योगपति, व्यापारी यानी बड़े बड़े जो लोग थे वो इस पार्टी में शामिल हुए। यानी जो एक प्रकार से अमीर लोग थे जिनके पास धन संपत्ति थोड़ी ज़्यादा थी, उन सभी लोगों ने मिलकर संवैधानिक लोकतांत्रिक दल बनाया। और इनका जो मेन उद्देश्य था, जो उनकी मांग थी, वो थी लोकतंत्र की स्थापना की जाए। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना की जाए यानी कैसे भी जो ये जो जार शासक हैं इनका अंत हो और इनकी जगह पर जो है वो यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की जाए। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी पार्टियां इसी टाइम बनी थी, जैसे कि 1900 में सोशलिस्ट क्रांतिकारी एक पार्टी बनी। ठीक है, सोशलिस्ट क्रांतिकारी दल बना जो बेसिकली कृषक लोगों ने बनाया था। कृषक यानी वो कृषक जिनके पास भूमि बहुत ज़्यादा कम थी और जो एक प्रकार से दास के रूप में काम किया करते थे बड़े बड़े जमींदारों की भूमि पर। तो इसीलिए इस पार्टी ने जो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनका विरोध किया। इनका मेन मकसद था कि इन जमींदारों की भूमि को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, ये इनका मेन मकसद था। इनको लोकतंत्र वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। जो इनका मेन उस टाइम उद्देश्य था ये था कि इन जमींदारों ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उनका शोषण किया है, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। इसी तरह से जो है कुछ मार्क्सवादी जो नेता थे उन्होंने भी जो है एक पार्टी बनाई थी रूस में ही, उसका नाम था, तो जो एक मार्क्सवादी नेता थे जिनका नाम था जियार्जी प्लेखानोवा, इन्होंने 1883 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसका गठन किया।
इसी को बाद में 1898 में जो है चेंज कर कर एक प्रकार से कुछ समाजवादियों ने इकट्ठे होकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो इस पार्टी को आगे जो है वो ये पार्टी 2003 में डिवाइड हो गई और दो भाग में ये डिवाइड हो गई थी। मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देती हूँ। ठीक है, दो भाग में ये पार्टी जो है वो डिवाइड हो गई थी। 1903 में डिवाइड हुई थी। ठीक है, और एक जगह जो है वो इस पार्टी में बॉलशेविक आए थे और एक जगह मेंशेविक, एक बार से दो भागों में डिवाइड हुई थी। एक साइड थे बॉलशेविक और दूसरी साइड थे मेंशेविक। ठीक है, तो जो बॉलशेविक पार्टी थी इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है हमारे सामने वो आता है निकल कर लेनिन का, और ये ही जो है वो रूसी क्रांति के नेता माने जाते हैं। तो ये बॉल्शेविक पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, जब 1903 में जब ये पार्टी डिवाइड हुई थी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी, तो लेनिन बॉल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए थे और मेंशेविक पार्टी जो थी वो अलग पार्टी बन गई थी। ठीक है, और लेनिन जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ये नेता बनते हैं, ये रूसी क्रांति के जो है वो नेता माने जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम पॉलिटिकल इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं कि रूस और जापान का युद्ध हुआ तो इससे किस तरह से वहाँ पर क्रांति का माहौल जो है वो बना, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस क्रांति में जो है वो रूस का और जो जापान का युद्ध था जो कि 1904 से 1905 के बीच में हुआ था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण निभाता है क्रांति के लिए लोगों को उत्तेजित करने में। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मंचूरिया, ये चाइना का एक क्षेत्र था मंचूरिया। तो इस क्षेत्र पर जो है वो जापान भी कब्जा करना चाहता था और इधर से रूस भी इस क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता था। अब चाइना उस टाइम इतना मजबूत नहीं था। ठीक है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली देश नहीं था कि इन दोनों का मुकाबला कर सके। तो जो जापान मंचूरिया पे कब्जा करना चाहता था, रूस मंचूरिया पे कब्जा करना चाहता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि दोनों में युद्ध छिड़ गया 1904 से 1905 के बीच में। लेकिन जापान उस टाइम रूस से ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल था। तो इससे क्या हुआ कि रूस को जो है वो हारना पड़ा। ठीक है, रूस को जापान से हारना पड़ा और हार के बाद जो है वो रूस में बहुत सारे हालात जो है वो अलग हो गए। पहली बात तो थी कि सम्मान को धक्का पहुंचा। ठीक है, तो जब रूस जो है इस युद्ध में हार गया तो वहाँ के लोगों का वहाँ के शासक से विश्वास उठ गया बिल्कुल ही। एक प्रकार से बेइज्जती वाली बात थी कि भी आप जो है इस युद्ध में हार गए, है ना। तो राष्ट्रीय सम्मान को धक्का पहुंचा, एक तो ये वाली बात हुई, ये इसको जो है रूस के लिए बहुत बुरी बात थी। दूसरा था कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई। ठीक है, महंगाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि क्या हुआ कि जब युद्ध हो रहा था तो सैनिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो उत्पादन किया जा रहा था, चाहे अनाज था चाहे हथियार थे, सारे सैनिकों के लिए भेजे जा रहे थे। इस वजह से वहाँ पर माल की कमी हो गई रूस में, अनाज वगैरह की। इस प्रकार से महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो सरकार थी उसने लोगों पर और ज़्यादा कर बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कर जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले ही लोग कर नहीं दे पा रहे थे, ऊपर से इतना ज़्यादा इस युद्ध के दौरान उनका उत्पादन भी सारा सैनिकों को जा रहा था। तो इस प्रकार से लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। एक तो महंगाई बढ़ गई, वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरा, आप उन पर टैक्स भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, और ऊपर से राष्ट्रीय भावना का भी लोगों के दिल में था कि भाई ये तो हमारे देश की बेइज्जती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर शस्त्र थे या खाद्य सामग्री थी, सभी की जो है एक प्रकार से कमी हो गई। दूसरा ये था कि जब रूस और जापान का युद्ध हो रहा था तो जब सैनिकों की कमी पड़ी तो इन्होंने, रूस की सरकार ने क्या किया कि जो भी कृषक लोग थे, ठीक है, उनको जबरन ही सेना में भर्ती कर दिया। ठीक है, ना तो उन्हें किसी तरह का ट्रेनिंग वगैरह दी गई, ना प्रशिक्षण, उनको किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, ना हथियार चलाने का, किसी भी तरह का। उनको ज़बरदस्ती जो किसान थे उनको सेना में घुसा दिया। अब जब उनको किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला इस प्रकार से तो सीधे मर ही जाएंगे, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर मौत के घाट उतारना, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। एक तो था कि आप उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, आप और जो उनको हथियार दे रहे हो वो भी अच्छे किस्म के हथियार नहीं हैं, प्रॉपर वहाँ हथियार नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ युद्ध हो रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी ढंग से नहीं पहुँच पा रही हैं।
इस तरह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो सेना थी रूस की, बहुत ज़्यादा सेना जो है वो एक प्रकार से सैनिक थे मर गए। इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा विद्रोह के था कि भी ज़बरदस्ती इस तरह से लोगों को वहाँ ले जाके मारा ही था एक प्रकार से वहाँ के शासकों ने। तो इस वजह से भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी टाइम पर, इसी वजह से 1905 में ही एक और विद्रोह हुआ था। तो 1905 की क्रांति जब जापान से हार होती है, उसी टाइम पर इनके साथ में एक और घटना घटित हो जाती है, वो है 1905 की क्रांति। इसमें क्या होता है कि कुछ मजदूर जो है इकट्ठा होकर फादर गैपो के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग में जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ पर राजा रहा करते थे, उनका महल था ये। तो ये क्या करते हैं, सारे मजदूर इकट्ठा होकर सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचते हैं, शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हुए जाते हैं। एक प्रकार से ये था कि ये उनका विरोध कर रहे थे, नाखुश थे मजदूर वर्ग जो थे, अब कि उनके पास उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उस वजह से उन्होंने विद्रोह किया, एक से विरोध किया, पर ये शांतिपूर्वक था। ठीक है, एक किसी तरह का कोई हथियार नहीं था इनके पास में, शांतिपूर्वक विरोध था। तो सारे इकट्ठे होकर सेंट पीटर्सबर्ग में गए, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इन पर जो है जो राजा था उसके सैनिकों ने इन पर गोलियां चला दी। अब गोलियां चलाने से क्या हुआ, इसमें जो शांतिपूर्वक जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, जैसे कि जलियांवाले बाग में हम लोग बात करें वैसी घटना थी, तो उन पर उसमें से कम 1500 लोग जो थे वो मारे गए। ठीक है, 1500 लोग जो थे उसमें मारे गए। अब इस वजह से क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो गए कि जो लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन पर इस तरह से गोलियां चला देना, क्योंकि उन लोगों के पास किसी तरह के कोई हथियार नहीं थे, उनके पास अपने बचाव की कोई भी एक प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो बच सकते थे। निहत्थे लोगों पर यहाँ पर गोलियां चलाई गई। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा भड़के, और ये घटना जो थी वो 22 जनवरी को हुई थी। ठीक है, 22 जनवरी 1905 को ये घटना हुई थी, और उस दिन रविवार था। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको जो है वो खूनी रविवार कहा जाता है। तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, इस वजह से लोगों ने पूरी तरह से विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आगे और भी बहुत सारी जो कारण थे उस पर भी हम धीरे धीरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस विरोध के बाद क्या हुआ कि राजा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, और इसके चलते हुए प्रेशर में आके उसने कुछ कदम उठाए थे। तो इसी लोगों ने जब राजा के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया 1905 की घटना के बाद, तो उसने 30 अक्टूबर 1905 को कुछ एक प्रकार से घोषणाएं की, जिसमें उसने पहले भाषण का अधिकार लोगों को दे दिया, लोगों के प्रेशर में आके। दूसरा, उसने संगठन बनाने का उनको अधिकार दे दिया कि आप संगठन बना सकते हो। तीसरा था कि उसने एक ड्यूमा यानी संसद बनाई, जिसके अकॉर्डिंग राजा को एक प्रकार से चलना था। लेकिन बाद में राजा भी जो ये ड्यूमा बनी थी उसकी बात नहीं मानता था, और जब टाइम होता था उसको भंग भी कर देता था। तो ये तो एक जस्ट एक नाम की थी, पर उसने उस टाइम लोगों को शांत करने के लिए ये ड्यूमा जो है वो बना दी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें एक दो और कारण है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तत्कालिक कारण के बारे में भी अभी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इसमें जो जो एक और कारण था वो था जो जार निकोलस द्वितीय था उसकी वाइफ जारीना, जो कि जर्मनी से थी। तो इसलिए लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो जर्मनी से थी, पहली बात तो ये थी। और जब 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी और रूस एक दूसरे के विरोध में थे, तो लोग इसलिए वैसे भी जरीना को पसंद नहीं करते थे। दूसरा ये था कि ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी थी, और जार निकोलस द्वितीय को इस तरह की सलाह देती थी कि वो निरंकुश शासक बने, लोगों पर दया ना करे। इस तरह से जो है वो अपने हस्बैंड को, अपने पति को इस तरह की सलाह दिया करती थी, इस वजह से लोग उसको और बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दूसरा एक कृपा पात्र था उसका रसपुटिन, ये उसके इशारों पे ज़्यादा चलती थी। और ये जो रसपुटिन था ये भी बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी था, दुराचारी था, पाखंडी साधु था एक तरह से। तो लोग इसको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पर ये एक प्रकार से शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि राजा के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वो तो उसकी वाइफ थी, और रसपुटिन जो है उसके एक प्रकार से सलाह दिया करता था राजा को। तो इस तरह के लोगों से भी लोग बिल्कुल ही परेशान थे पूरी तरह से। तो ये भी उनको लोगों के विद्रोह का कारण जो है वो बाद में बनते हैं। ठीक है, अब इसी में से एक और कारण है, मुख्य कारण जो लोगों के
विद्रोह के लिए उनको उत्तेजित करता है, वो थे अयोग्य शासन। अब राजा ने जो शासन करने के लिए वहाँ पर लोग रख रखे थे, जो उसने अपने कर्मचारी रख रखे थे, वो बहुत ही ज़्यादा अयोग्य थे, साथ में वो लोग भ्रष्ट थे, और साथ साथ में वो लोग जो है वो रिश्वत भी लिया करते थे। इस तरह से क्या करते थे कि मतलब कि रिश्वत भी लिया करते थे, और वो लोग क्या करते थे कि लोगों का काम कभी टाइम पे नहीं करना है, ठीक है। और लोगों को, जो जनसाधारण लोग थे, उनको शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, यानी शासन व्यवस्थाओं में जनसाधारण लोगों को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि जो अयोग्य, भ्रष्ट, रिश्वतखोर लोग हैं, उनको तो शासन में रखा जा रहा है, पर जो जनसाधारण लोग हैं, जिनके पास कम पैसा है, उनको कभी भी शासन व्यवस्था में आने का मौका ही नहीं मिलता है। और इस तरह के लोग जो है वो लोगों को, जनसाधारण लोगों को और ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो इस वजह से जो है वो लोग और ज़्यादा गुस्से में थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस क्रांति का जो तत्कालिक कारण था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है, तो तत्कालिक कारण में आप जो है वो प्रथम विश्व युद्ध को बताओगे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, जो कि 1914 से 1918 के बीच में रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो तत्कालिक कारण था, रूस, अभी आपको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी करवाया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रूस था, उसने बीच में से ही अपने आप को बीच में से ही युद्ध के हटा लिया, ठीक है। ये मैं आपको कल वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे ये घटना हुई थी, पर मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। तत्कालिक कारण ये है कि रूस जो है वो धीरे धीरे युद्ध में हारने लग पड़ा था, कमज़ोर होने लग पड़ा था, उसके पास उतने अच्छे हथियार वगैरह नहीं थे। इसलिए रूस जो है वो बीच में से ही युद्ध के बीच में से ही पीछे हट गया, और उसने जर्मनी से जो है एक संधि कर ली थी। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। जर्मनी से संधि कर ली और पीछे हट गया, और इस हार की वजह से, जब इसमें युद्ध में, जब रूस जब हार रहा था, इस युद्ध में हार गया था एक प्रकार से पूरी तरह से, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनकी जो है वो वहाँ के जो सैनिक थे वो मारे जा रहे थे, उनकी महंगाई बढ़ रही थी, लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा था। तो लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, और उन लोगों ने जो है वो विद्रोह कर दिया। तो आगे हम लोग कल बात करेंगे, कल वाले वीडियो में, कि लोगों ने किस तरह से विद्रोह किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना किस तरह से उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने विद्रोह किया, उसके बाद हम लोग प्रभाव क्या क्या पड़े इस विद्रोह के, क्या रिजल्ट्स रहे, उसके बारे में बात करेंगे कि रूस पे क्या रिजल्ट रहे, और दूसरे जो संसार के दूसरे देश हैं उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।